अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखा था। उसके साथ हमने जो रेस्पिरेटरी सर्विस की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको डिस्कस किया था। एंड सबसे पहला जो टॉपिक हमारा था कल वाला जिसमें हमने देखा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। आज हमने देखना है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ से शुरू होती है? ये हमारा सबसे पहले लेरिंग्स होता है, उसके बाद ट्रैकिया होता है, देन ब्रोंकाई, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ये हमारी आज की आउटलाइन है जो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमने देखा था कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो फेरिंग्स तक आती है। फिर फेरिंग्स के अपने तीन पोर्शन पड़े थे। पहले नेज़ोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स होता है और लैरिंगोफेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद अब फेरिंग्स हमने कल कहा था कि जो फेरिंग्स है ना, इट इज़ कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ आर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीन्स कि वहाँ से एयर भी पास होती है और हम जो फूड लेते हैं वो भी उसी फेरिंग से पास होता है। लेकिन फेरिंग्स के बाद जो होता है ना, ये हमारा यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एयर का अलहदा पैसेज वे हो जाएगा और हमारी फूड का पैसेज वे अलहदा हो जाएगा। तो जो हमारी एयर का पैसेज वे है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? लेरिंग्स से स्टार्ट होता है आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। यानी कि लेरिंग्स जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ पे एक स्केच सा दिखाया गया है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये लेरिंग्स होता है। अब लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स जो है ये एक वाइड हुआ पोर्शन होता है इस विंड पाइप का। ये नीचे आपको पर्पल कलर में नज़र आ रहा है ट्रैकिया, इसको विंड पाइप बोलते हैं। इसके बिल्कुल अपर जो एंड होता है इसको लेरिंग्स बोला जाता है। ये एक एक्सटेंडेड पोर्शन होता है और ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है। अब इसको हम फिज़िकली देख भी सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर या फील भी कर सकते हैं। अगर हम अपना फेस जो है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड कर दें और अपने हाथ से या फिंगर्स से हम अपने नेक में एक बल्ज सी ढूंढें, हमें नज़र आएगी कि बल्ज सी मौजूद है, एक जगह उभरी हुई सी मौजूद है। ऐसे फील होता है जैसे यहाँ पे एक बोन मौजूद है, एंड दैट इज़ नॉट अ बोन। वो एक हमारी लेरिंग्स, हमारी जो विंड पाइप है उसका अपर एंड होता है जिसको लेरिंग्स बोला जाता है। जब हम स्वेलो करते हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव भी करता है। तो ये होता है लेरिंग्स। लेरिंग्स के लिए हमने क्या यहाँ पे देखना है, क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। इट इज़ एनलार्जमेंट इन द एयरवे। जो भी आपको मैंने बताया है, हमने डायग्राम में भी देखा है कि ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड या वाइड सा पोर्शन होता है विंड पाइप के बिल्कुल अपर जो एंड होता है वहाँ पे मौजूद होता है। एंड बिलो द लेरिंग्स मौजूद होगा ये फेरिंग्स ख़त्म होगा, उसके बाद लेरिंग्स शुरू होगा। अब लेरिंग्स जो होता है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मसल एंड कार्टिलेज। दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक इसमें मसल होता है और दूसरा उसके अंदर कार्टिलेज होता है। यहाँ पे एक डायग्राम एक और हमने हम देखेंगे यहाँ पे। इधर अगर आप देखें इस डायग्राम को तो ये जो अपर पोर्शन है, अब यहाँ बिल्कुल आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा कि ये बोन से बना हुआ है, बट इट इज़ नॉट अ बोन, ये कार्टिलेज होता है। और यहाँ पे इसका बिल्कुल जो इट इज़ लाइक इस तरह ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया का जो ऊपर वाला ये अपर एंड होता है उसको हम लेरिंग्स बोलते हैं। तो लेरिंग्स का अंदर से एक होल्स होता है ऑब्वियसली जिसमें से एयर पास होगी। तो वो जो होल होता है ना, उसके जो किनारे होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होगा वो मसल से बना होता है। अब उसका क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि जब हम फूड इनगल्फ करते हैं तो अब ये हमारी विंड पाइप है, इसकी बैक साइड पे यहाँ पे मौजूद होती है हमारी जो ईसोफेगस है, यानी कि जिसमें फूड आना है। अब जब फूड आना होता है तो ये इसको क्लोज़ किया जाता है ताकि फूड ईसोफेगस के अंदर बैक साइड पे चली जाए। तो इसको क्लोज़ करने के लिए उन मसल्स का रोल होता है जो यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये इस विंड पाइप को या इस जो लेरिंग्स का पोर्शन होता है इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डायमीटर होता है या जो ओपनिंग होती है आप कह सकते हैं लेरिंग्स की, वो थोड़ी कम हो जाती है। और बाकी जो कसर होती है इसको क्लोज़ करने के लिए वो एक और स्ट्रक्चर है जो भी हम देखेंगे जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, वो कंप्लीट करता है इसकी क्लोजिंग को। तो यहाँ पे हमने पहली चीज़ देख ली और दूसरी चीज़ भी हमने देख ली कि मसल और कार्टिलेज से बनी होती है जो लेयरिंग्स होती है। एंड इट्स वन ऑफ कार्टिलेजेस इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। अब आपको मैंने बताया है कि जो
लेरिंग्स होती है, इट्स लाइक अ, इस तरह हम अगर देखें कि ये एक इस विंड पाइप है यानी कि ट्रैकिया है, उसका एक सपोज करते हैं कि इस तरह से एक्सटेंडेड पोर्शन है और उसके ऊपर से इस तरह से होल होता है जिसमें से गैसेस यहाँ से पास होती हैं। और अभी आपको बताया मैंने कि इसकी बैक साइड पे यहाँ पे हमारी ईसोफेगस होती है जिसमें से फूड ने जाना होता है यहाँ से, लेट्स सपोज ये हमारी माउथ है, ओरल कैविटी है इस साइड पे, और इसमें से फूड यहाँ से पास होती जाएगी। अब होना क्या है, आपको ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि इसमें से फूड एंटर नहीं हो सकती, ये जो विंड पाइप है इसमें से फूड एंटर नहीं होती। तो एक तो यहाँ पे मसल्स यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करेंगे इसको, लेरिंग्स की ओपनिंग को थोड़ा क्लोज कर देंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक ऐसे आप कह सकते हैं लिड, ढक्कन सा मौजूद होता है इस होल के ऊपर, और इस होल को क्या बोला जाता है, ये जो होल होता है ना लेरिंग्स का, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, GLOTTIS, ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर ये कार्टिलेज का एक लिड सा बना हुआ होता है, ढक्कन सा बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस, क्योंकि एपी का मतलब होता है आउटर या अपर। सो ग्लॉटिस के ऊपर यानी कि इस ओपनिंग के ऊपर जो ये लिड मौजूद होता है कार्टिलेज से बना हुआ, उसको एपीग्लॉटिस बोलते हैं। तो जब फूड इधर से आती है वो इस एपीग्लॉटिस को नीचे की तरफ पुश करेगी, जिसकी वजह से ग्लॉटिस नीचे होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा और क्या कर देगा, लेरिंग्स को और ट्रैकिया को क्लोज कर देगा, और फूड जो होगी वो यहाँ से पास होकर सीधी पीछे ईसोफेगस में चली जाएगी। तो ये काम होता है जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स के ऊपर मौजूद एपीग्लॉटिस है जो कि ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है। सो द स्ट्रक्चर इज यूजुअली स्टैंड्स अप एंड अलाउज एयर टू एंटर द लेरिंग्स, कि जब एयर पास होनी होती है तो ये आपको जिस तरह मैंने बताया कि जो लेरिंग्स होता है ना वो एपीग्लॉटिस है वो इस तरह से मौजूद होता है, ओपन होता है, लेकिन जब फूड ने पास होना होता है तो यही डाउन होगा और इसको क्लोज कर देगा। बस यही इस एपीग्लॉटिस का फंक्शन होता है। यहाँ पे हम पहले देख चुके हैं कि स्वेलिंग के दौरान वो लेरिंग्स जो होती है वो थोड़ा ऊपर उठती है। ये हम आपको पहले बताया भी है मैंने कि जब हम फूड इनगल्फ करते हैं ना, अगर हम अपना हाथ उस बल्ज पे रखें जो हमारी नेक में मौजूद है, और दबाना नहीं है, बस ऐसे से टच करें, और जब हम इनगल्फ करें किसी भी चीज़ को तो हमें नज़र आएगा या हम इजीली फील कर सकेंगे कि जो हमारा जो विंड पाइप है ना, ये सांस की नाली है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। वो ऊपर क्यों मूव करती है, क्योंकि ऊपर जो होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मौजूद है और ऊपर इस तरह जो लिड मौजूद है वो इधर मौजूद है, तो ये जो विंड पाइप है ये ऊपर की तरफ मूव करके आएगी बिल्कुल इस एपीग्लॉटिस के नीचे, ताकि फिर जब ये नीचे मूव करे तो पूरा प्रॉपरली इसको क्लोज कर दे। तो इस वजह से जो लेरिंग्स होती है, ये जो विंड पाइप होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है जब हम स्वेलोइंग कर रहे होते हैं। वैसे ये चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी हुई हैं, डाइजेशन वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा था, स्वेलोइंग जब आपने देखी थी तो वहाँ पे उसके 5 स्टेप्स थे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है इधर लिखी हुई है। यहाँ पे हमने देख लिया ग्लॉटिस क्या चीज़ होती है। एंड अब एक और चीज़ यहाँ पे, वैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया भी था, लेरिंग्स के अंदर एक वोकल कॉर्ड्स यानी कि 2 बैंड से मौजूद होते हैं। बैंड्स क्या होते हैं, इस तरह से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि ये ऐसे लेरिंग्स है, तो उस लेरिंग्स के अंदर इस तरह से बैंड्स मौजूद होते हैं। बैंड्स किस तरह से वर्क करते हैं कि जब एयर पास होती है यहाँ से ऊपर की तरफ, तो इन बैंड्स को मूव करवाती है, ये वाइब्रेट करेंगे। और बिल्कुल उसी तरह का फिनोमेना है कि जब आप एक किसी गिटार है ना, तो गिटार की वायर्स को आप थोड़ा सा मूव करवाते हैं तो प्रोड्यूस होती है साउंड। बिल्कुल सेम यही मैकेनिज्म है उनका, कि जब नीचे से ऊपर की तरफ एयर आ रही होती है ना, हमारे लंग्स से एयर निकल कर आ रही होती है, तो जब इन बैंड्स के साथ टकराती है तो बैंड्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है साउंड। और वो साउंड फिर हमारी जो चीक्स की मूवमेंट, हमारी टंग की मूवमेंट, हमारी लिप्स की मूवमेंट से हम उस साउंड को एक प्रॉपर वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी होगी कि जब छोटा बच्चा होता है ना, उसको उसके अंदर साउंड तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसको उस साउंड को मॉडिफाई करके एक मीनिंगफुल वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना नहीं आता। उसने वो चीज़ लर्न नहीं की होती, तो वो बाद में लर्न करता है चीज़ों को कि किस तरह से वो जो साउंड यहाँ से वॉइस बॉक्स से लेरिंग्स से प्रोड्यूस हो रही होती है, उस साउंड को किस तरह से कन्वर्ट करना है
एक मीनिंगफुल वर्ड के अंदर। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक म्यूजिशियन होता है, किसी को अगर गिटार बजाना आता है या डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दूसरे वायलिन होता है, हम हारमोनियम को देख लें, हम फ्लूट को देख लें, तो एक आम सा बंदा है तो उसको फ्लूट बजाना नहीं आती। क्यों नहीं आती? अब वो साउंड तो प्रोड्यूस कर लेगा उसमें से, लेकिन उसको एक प्रॉपर एक जिसको हम धुन बोलते हैं उसके अंदर वो नहीं ला पाएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि उसने वो चीज़ लर्न नहीं की हुई। तो उसी तरह जो लेरिंग्स से वॉइस बॉक्स से साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको मीनिंगफुल वर्ड्स के अंदर कौन कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट करते हैं हमारे लिप्स, हमारी चीक की मूवमेंट, हमारे जो टंग होती है मेनली, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं मीनिंगफुल वर्ड्स को प्रोड्यूस करने में। सो लेरिंग्स यहाँ पे ख़त्म होता है। लेरिंग्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ देखी? लेरिंग्स के अंदर हमने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे कि उसमें मसल्स मौजूद होते हैं, उसका जो वो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, उसका वो किससे बना होता है? कार्टिलेज उसके अंदर होता है, और उसके ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस मौजूद होता है जो फूड की एंट्री को रोकता है उस एयर पैसेजवे के अंदर। इस तरह हमने ये देखा कि इसके अंदर वॉइस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, दैट इज़ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया ये है विंड पाइप। ये जो आप पाइप नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, ये सिंपल सा पाइप होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ डेंस रेगुलर टिश्यूज। ये भी हम जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हम अपनी जो लेरिंग्स हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं या उसको लोकेट कर सकते हैं अपनी बॉडी के बाहर से, उसी तरह हम जो ट्रैकिया है उसको भी लोकेट कर सकते हैं। वो जो बल्ज सी आपको मैंने बताई है ना कि हमारे नेक के अंदर मौजूद होती है, जब हम फेस को ऊपर की तरफ करते हैं तो उस बल्ज से नीचे अगर आप फील करें ना तो आपको एक पाइप सा नज़र आएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनी होती हैं। ऐसे लगता है कि सी शेप रिंग्स जो है ना ऊपर नीचे एक कॉलम की फॉर्म में पड़ी हुई है, एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रैकिया। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ भी रहा है, इसमें भी बल्ज सी बनी हुई है, ये जो रिंग्स सी बनी हुई है आपको नज़र आ रही हैं, ये रिंग्स एक्चुअली क्या होती हैं? ये सी शेप, इस तरह से सी शेप की कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह पड़ी होती हैं और एक पाइप सा बना रही होती हैं जिसको विंड पाइप या जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। इसके अंदर मसल्स भी मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल्स, एंड कितनी रिंग्स होती हैं इसमें? 15 to 20 सी शेप पीसेस या आप कह सकते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है। सो ट्रैकिया के बाद नेक्स्ट क्या चीज़ होती है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे हम अगर डायग्राम में देखें ना तो यहाँ पे आपको जो येलो कलर की चीज़ नज़र आ रही है स्ट्रक्चर, वो क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई है। फिर आपको दूसरी चीज़ नज़र आ रही है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्यों होते हैं या ब्रोंकाई का क्या पर्पज़ है? आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो 2 लंग्स होते हैं, एक हमारी लेफ़्ट साइड में मौजूद होता है और दूसरा हमारी जो बॉडी की थोरेसिक कैविटी के अंदर राइट साइड में मौजूद होता है। तो जो ये लेफ़्ट और राइट साइड वाले लंग्स दोनों की तरफ एयर को लेकर जाना और वहाँ से वापस लेकर आने के लिए जो ट्रैकिया होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इस ट्रैकिया की जो डिवीज़न होती है ना, इन दोनों को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। एक जो होती है हमारे लेफ़्ट साइड वाले लंग में जाती है ब्रोंकाई, और दूसरी जो होती है राइट साइड वाले लंग के अंदर जाती है। तो ये जो मेन ब्रांचेस निकल रही होती हैं ट्रैकिया से, ये येलो कलर में आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। जो फर्दर वो डिवाइड होती हैं छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के अंदर, उनको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। यानी कि ये जो येलो कलर वाली प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, रेड कलर वाली सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं, और जो आपको ब्लू कलर के अंदर नज़र आ रही हैं वो टर्शियरी ब्रोंकाई हैं। ये कैसे बनती हैं? ये फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती हैं और ये नेक्स्ट चीज़ बनाती जाती हैं। लाइक ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स अब आगे बन जाएंगे। ये जो फिर नीचे आगे छोटी छोटी ब्रांचेस बन रही हैं इनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इनको हम डिटेल में भी देखते हैं कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं। सो ट्रैकिया जो होता है ये स्मॉलर ट्यूब्स में जो अभी हमने डायग्राम में देखा डिवाइड होता है। एक जो होता है हमारे लेफ़्ट साइड पे चली जाती है लंग के अंदर, और दूसरा राइट साइड वाले लंग के अंदर चली जाती है जो ब्रोंकाई होती हैं। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखना चाहते हैं तो इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, फिर इनके अंदर डिवीजन हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना इस साइड पे ये 1, 2 एंड 3 ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई इवॉल्व हुई हैं। अब इनकी फर्दर डिवीजन हुई है। इस ब्रोंकाई से ये ब्रांच निकली है, ये निकली है, ये है, ये है।
तो ये डिफरेंट जो आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई से ब्रांचेस निकल रही हैं उनको हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें ना तो उनका साइज़ भी छोटा हो रहा है और उनके अंदर जो कार्टिलेज मौजूद होती है ना वो भी कम होती जाती है जब वो फर्दर डिवाइड होते जाते हैं। सो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होती हैं लेफ्ट और राइट लंग के अंदर जा रही होती हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होती हैं ना उनसे फिर आगे टर्शरी ब्रोंकाई बनते हैं। सो ब्रोंकाई के बाद क्या चीज़ बनती है, ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं और उनका डायमीटर कितना हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है। बहुत ही छोटे साइज़ की वो होती हैं डिवीजन्स। अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होती हैं उनके अंदर सी शेप रिंग मौजूद होते हैं। यहाँ पे देखें आप, ये जो है, अब आपने ट्रैकिया में देखा था कि इसमें सी शेप रिंग्स मौजूद थी कार्टिलेज वाली। उसी तरह जो ये प्राइमरी ब्रोंकाई है येलो कलर वाली, इन दोनों के अंदर भी रिंग्स मौजूद होती हैं। लेकिन जब आप जाए ना ये रेड कलर में देखें तो यहाँ पे आपको रिंग्स नज़र नहीं आ रही। जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं उनमें आपको रिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं कार्टिलेज की। वहाँ पे कार्टिलेज मौजूद होती है लेकिन रिंग शेप में मौजूद नहीं होती, वो एक स्मॉलर प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज हो जाती है। बट ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, ये बिल्कुल एंड वाली जो ब्रोंक्यूल्स की होती हैं ब्रांचेस, उनके अंदर कार्टिलेज मौजूद नहीं होता है, वो प्योरली स्मूथ मसल से मिलके बनी होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र भी आ रहे होंगे ये जो स्पॉट से बने हुए हैं ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्पॉट क्या चीज़ है, ये कार्टिलेज को डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्टिलेज मौजूद होती है। लेकिन बिल्कुल जो ये टर्मिनल एंड्स ब्रांचेज हैं या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती है ना, उनके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होता क्योंकि उनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। 1 मिलीमीटर साइज़ से भी वो कम चले जाते हैं, तो उनके अंदर कार्टिलेज मौजूद नहीं होता है। वो सिर्फ एक स्मूथ मसल सी उनकी जो बनी हुई होती है स्ट्रक्चर, और उसके अंदर एक जो आगे नेक्स्ट चीज़ बननी होती है एल्विलाई, उनसे बनना होते हैं। एल्विलाई तो बहुत ही थिन होते हैं, वो सिंगल एक मेम्ब्रेन होती है सेल्स की जो बनी हुई होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं एल्विलाई की। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनसे उनके अंदर फर्दर डिवीजन होगी और वो क्या बनाएंगी, एल्वियोलर डक्ट्स बना रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, अब ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। इससे पीछे जो था वो ब्रोंक्यूल्स मौजूद थे, उनसे फिर वो टर्सरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, यानी कि वो डिवीज़न हो कर अल्टीमेटली जो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये बिल्कुल बहुत ही स्मॉल साइज़ की ट्यूब्स में कन्वर्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। अब वो एल्वियोलर डक्ट्स कहाँ पे जाके एंड होती हैं, वो एक ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ऐसे ही नज़र आता है जिस तरह ये बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, यानी कि अंगूरों के गुच्छे होते हैं ना जिस तरह से, वैसे ही एक स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं जिनके अंदर जाकर ये ब्रोंक्यूल्स एंड हो रही होती हैं। अब उन बंच ऑफ ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर एक्चुअली एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या चीज़ है, ये है रेस्पिरेटरी सरफेस। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सरफेस किसको बोलते हैं, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होना होता है। मीन्स कि यही वो जगह होती है जहाँ पे एयर को हमने पहुँचाना होता है। जैसे हम इनहेल करते हैं ना, तो एनवायरनमेंट से हम एयर लेके जाते हैं, तो ये हमारे सबसे पहले नोज़, फिर नेज़ल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद जाएगी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फिर एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर, एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर फाइनली कहाँ पे पहुँचना होता है, जो हमारी एयर होती है उसने इन एल्वियोलाई के अंदर पहुंचना होता है। मींस कि यहाँ पर आगे अब गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि आप ये समझें कि एक दरमियान में ऐसी वॉल मौजूद है, एक साइड पे इधर एल्वियोलाई मौजूद होते हैं और दूसरी साइड पे क्या मौजूद होता है, ब्लड मौजूद होता है। अब एल्वियोलाई से जो हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, उसने किधर जाना है, ब्लड के अंदर, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो मूव करके चली जाएगी हमारे एल्वियोलाई के अंदर। तो यहाँ पे होती है जी गैसेस की एक्सचेंज, जो कि हमारा मेन फंक्शन होता है हमारे इस रेस्पिरेटरी सरफेस का। सो हम थ्योरी को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। कि एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं ये टाइनी एयर फिल्ड चैम्बर्स के अंदर एंड होती हैं, यानी कि बंच ऑफ ग्रेप्स के जो आपको मैंने वर्ड यूज़ किया आपके लिए, तो उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। सो एल्वियोलाई जो होते हैं ये गैसेस की एक्सचेंज के पॉइंट होते हैं, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना होता है एयर और ब्लड के दरमियान।
और एक लंग के अंदर कितने एल्विलाई हो सकते हैं? 700 मिलियन, यानी कि इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ एल्विलाई प्रेजेंट इन आवर लंग्स। एंड इनकी वॉल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही थिक होती है। अब ये चीज़ अगर आप यहाँ पे रिवाइंड करेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो बहुत थिन होनी चाहिए, क्योंकि थिन होगी, समझे कि ये क्या चीज़ है, जो एल्विलाई की वॉल है ना, वो एक्चुअली दरमियान में दीवार है किस चीज़ की, जो भी हमने देखा, ब्लड के और एल्विलाई के अंदर मौजूद गैसेस के। तो जितनी बारीक होगी ये वाली वॉल, ठीक है, जितनी बारीक होगी ये वॉल उतना ज़्यादा इजी होगा गैसेस के लिए एल्विलाई से ब्लड में जाना और ब्लड से एल्विलाई में जाना। तो इसलिए यहाँ पे मैं अगर देखें ना तो 0.1 मिलीमीटर माइक्रोमीटर थिकनेस होती है जो एल्विलाई की वॉल होती है, तो इसमें से ईजिली गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो हो सकता है। अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई जो भी हमने कही है कि एल्विलाई होती है ना इस तरह से, लेट्स सपोज के ऐसे एल्वियोलस है, एक एल्वियोलस मौजूद है, तो उसके बाहर ग्रीन कलर का ये ब्लड वेसल्स को या ब्लड कैपिलरीज को डिनोट करने के लिए ग्रीन कलर मैंने यूज़ कर दिया। सो वैसे यूज़ तो नहीं करते हैं ग्रीन कलर, लेकिन बस अब सपोज कर लें कि ये ब्लड वेसल्स हैं जो मौजूद हैं एल्वियोलाई के आसपास। अब हम यहाँ पे देखेंगे जी कि एयर आई है, एयर आएगी एल्वियोलाई के अंदर जो हमने इनहेल की है, तो एल्वियोलाई के अंदर एयर आएगी, तो एयर में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है। तो वो ऑक्सीजन अब कहाँ पे जानी है? उस ऑक्सीजन ने जाना है इस एल्वियोलाई से इन ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड ने कहाँ पे जाना है? इस, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम कंफ्यूजन से बचने के लिए। सो ब्लड ग्रीन कलर का, सो ब्लड से ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज़ किया मैंने, और येलो कलर जो होता है ये ऑक्सीजन के लिए यूज़ किया। अब अगर आप येलो कलर देखें तो ये एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है कहाँ पे जाएगी? ब्लड वेसल्स में, ये एल्वियोलाई की वॉल्स को क्रॉस करके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ पे जाएगी? वो ब्लड से मूव करके एल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी। अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस? नेक्स्ट प्रोसेस सिंपल है, ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजन लंग्स से कैरी करके लेके जाएगा हमारी पूरी बॉडी के अंदर। यहाँ पे आप अगर अगेन रिवाइंड करें, आपने जो पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर चीज़ें, कि किस तरह से वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो उसकी हो रही होती है, ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स की तरफ, लंग्स से फिर हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। सो लेक्चर लंबा हो रहा है तो हम थोड़ा चीज़ों को ब्रीफली अब आगे लेके चलते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। सो यहाँ पे आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं। सो प्रिंसिपल ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए, ऑब्वियसली यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना होता है। ये कोनिकल शेप होती है, कोनिकल मीन कोन शेप। कोन शेप क्या होती है? एक साइड उसका देखे ना छोटा है और दूसरा एंड उसका ब्रॉड है। कोन वैसे किसको बोलते हैं? कोन तो आप सबने देखा ही होगा, इस तरह की शेप को हम कॉनिकल शेप बोलते हैं। मीन एक साइड ब्रॉड होती है और दूसरी साइड टैपरिंग होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें लंग्स की एक ब्रॉड एंड है और दूसरा जो होता है कॉनिकल शेप, वो बारीक होता है, टैपरिंग होता है एंड उसका, इस वजह से इसको हम बोलते हैं कॉनिकल शेप ऑफ द लंग्स। यहाँ पे और क्या वर्ड इन्होंने यूज़ किया है जी, कि नीचे डायफ्राम मौजूद होता है। डायफ्राम क्या चीज़ है? अगर हम अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर, चले मैं एक रफ सी स्ट्रक्चर बनाने की एक कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन की बॉडी है, ये लंग्स मौजूद है। तो जो होते हैं ना लंग्स, लंग्स के बिल्कुल नीचे हमारी बॉडी के अंदर एक इस तरह से एक वॉल सी मौजूद होती है, एक थिक सी वॉल होती है, इतनी ज़्यादा भी थिक नहीं होती, मसल्स की एक वॉल सी मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम ये है। तो जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स की बिल्कुल बेस पे क्या मौजूद है? डायफ्राम मौजूद है, यानी कि वो नीचे उसके ऊपर लाई कर रही होती है। एंड इट्स अपेक्स एंड, इट्स एपेक्स एंड। एपेक्स एंड क्या होता है? जो अपर एंड होता है, ये वाला जो एंड है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना एपेक्स एंड जो होता है, इट पॉइंट्स जस्ट अबव द क्लेविकल। क्लेविकल क्या होती है? क्लेविकल हमारी जो ये जिसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ये हमारी यहाँ पे बिल्कुल नेक की लेफ़्ट और राइट साइड पे शोल्डर के नीचे मौजूद होती है, जिसको क्लेविकल बोन्स बोला जाता है। तो क्लेविकल के बिल्कुल नीचे जो अपर एंड होता है, या जो होता है एपेक्स होता है लंग्स का, वो मौजूद होता है।
एंड द राइट एंड लेफ्ट लेंथ जो होते हैं, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे जो वॉल मौजूद होती है उसको हम मीडियस्टेनम बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हम जाएँ तो द लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स एंड जो राइट लंग है उसके 3 लोब्स होते हैं। लोब्स क्या होते हैं? लोब्स आप कहते हैं कि सेगमेंट से बने हुए होते हैं, पार्ट से बने हुए होते हैं। जो लेफ़्ट लंग होता है, ऑब्वियसली ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी लेफ़्ट साइड जो चेस्ट कैविटी की होती है उसके अंदर हार्ट मौजूद है। तो हार्ट अगर मौजूद है तो हार्ट ने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, तो जिसकी वजह से जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला लंग होता है ना, वो छोटा होता है, उसके 2 लोब्स होते हैं। राइट साइड वाला लंग जो होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, उसके 3 लोब्स होते हैं। एंड द हाइलम क्या होता है? हाइलम जो होता है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप्ड डिप्रेशन ऑफ बोथ द लंग्स विद द ब्लड वेसल्स एंड एयर पासिस इनटू द लंग्स। ये आपने किडनीज़ के अंदर भी पढ़ना है। इन्वेजिनेशन सी मौजूद होती है जो जहाँ से ब्लड वेसल्स या एयर पैसेज पे एयर एंटर होती है, या जो ब्रोंकाई जहाँ से एंटर हो रही होती है ना दोनों लंग्स के अंदर, उसके अंदर एक डिप्रेशन सी मौजूद होती है। उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं हाइलम, HILUM। सो लंग्स की अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो इट इज़ स्पॉन्जी इन अपीयरेंस। स्पंजी मीन जिस तरह हम फोम होता है, स्पंज होता है, उसको प्रेस करते हैं तो वो प्रेस हो जाता है, छोड़ते हैं तो वापस हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे लंग्स जो होते हैं उनकी भी स्पंजी अपीयरेंस होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं, ये आपका होमवर्क है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती या क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, ये आपने लाजमी पूछने हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या आप अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट कर लें। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टीचर को मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी किस्म की आपकी कोई भी कन्फ्यूजन होती है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो